नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका। काशी में मौजूद हूं मैं बीएचयू कैंपस के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब भी हम शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो बहस इस बात पर होती है कि शिक्षा का क्या दायरा बढ़ा दिया जाए या फिर कुछ नियमों में बदलाव कर दिया जाए। हालांकि ये सवाल आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि मोदी सरकार के 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है। सवाल कई हैं, कई विभाग से जुड़े हुए, कई क्षेत्र से जुड़े हुए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जो यूजीसी के नए नियम हैं, क्या वाकई में उनको फॉलो करना प्रोफेसर्स के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि जो प्रमोशन के रास्ते हैं वो बंद होते दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के साथ साथ मोदी सरकार के कार्यकाल का 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी हम लेंगे। प्रोफेसर्स हमारे साथ बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। अगर बात करें हम यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसको लेकर के, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटका है या फिर ज्यादा फोकस की जरूरत थी? हम लोगों ने इस पे अध्ययन बहुत सारे किए हैं और जो सबका साथ सबका विकास की बात है, इसमें केवल लोगों से मतलब नहीं है। इसमें अष्टबाहु रूपी 8 अंग है इसके, जो सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक विकास बहुत तेजी से होगा, क्योंकि हमारा जो विद्युतीकरण है वो कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरी तरफ ग्रामीण सड़क निर्माण का कार्य जो है, जो आज तक इतनी तेजी से नहीं चला था, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है, और जितनी भी योजना है, आप इतनी सारी योजना है जिसके बारे में कोई कभी सोचा नहीं था, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो स्किल इंडिया का कार्यक्रम हो। मेरा ये मानना है एक समाजशास्त्री की दृष्टि से कि जिन क्षेत्रों पे हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया था, उन सभी क्षेत्रों पर सशक्तिकृत करने के लिए प्रयास हो रहा है। अच्छे नंबर दिए हैं आपने, सिर्फ पासिंग ही नहीं बल्कि आपने टॉप करवाया है मोदी जी को, और ये कहा है कि जो सोच है, जो विजन है वो काफी बड़ा है और इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगे लेकिन बेहतर परिणाम होंगे। एक सवाल मेरा आप सभी लोगों से है, चूंकि चर्चा यहाँ पे बीएचयू कैंपस में हो रही है, शिक्षा की हो रही है, तो ये जो नया नियम आया है यूजीसी का, जिसके तहत आपको भी शायद जानकारी होगी सभी को कि जो प्रमोशन के जो नियम है उसको काफी सख्त कर दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि 8 घंटे पठन पाठन के साथ आपको शोध भी करना है, आर्टिकल्स भी लिखने हैं, इसके अलावा आपको सेमिनार भी अटेंड करने हैं। जो अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, खेल की, एनसीसी की, एनएसएस की, आपको उसमें हिस्सेदारी भी करनी है। एपीआई के जो मार्क्स होते हैं आपको वो भी प्राप्त करना है। तो जो प्रमोशन की राहें मुश्किल की गई हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी? देखिए, संकट इस देश का दूसरा है, एपीआई एक दूसरा रास्ता है। हमको कोई ये बताए कि पिछले स्वतंत्र भारत में तुलसी पैदा क्यों नहीं हुए। हमको कोई ये बताए कि स्वतंत्र भारत में कौटिल्य पैदा क्यों नहीं हुए। हमको कोई ये बताए कि स्वतंत्र भारत में गांधी जैसा चिंतक क्यों नहीं पैदा हुआ। हमको कोई ये बताए कि अंबेडकर जैसा नीति निर्माता क्यों नहीं हुआ। ये संकट कहाँ है? संकट उच्च शिक्षा में है। संकट एपीआई से आप जोड़ के ना देखें। उच्च शिक्षा में संकट मौलिकता का है। जो शोध हो रहे हैं उनकी मौलिकता कितनी है? आप जो है सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप शोध कर रहे हैं, शोध करने के बाद से आप कट पेस्ट कर रहे हैं, उस पर हम पीएचडी दे रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम सारे लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए कि जो पीएचडी हो रही है उसको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है। जो पीएचडी हो रही है उसको लाइब्रेरी में सड़ने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है। जो रिसर्च पेपर 2000 रुपए में रिसर्च पेपर छपा करके आप एपीआई ले रहे हैं, क्या उसकी मौलिकता है? मौलिक चीज लिखने की जरूरत है और मौलिक चीज को लिखने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। हम ये नहीं मानते कि यूजीसी नियमों के माध्यम से मौलिकता पैदा कर लेगा। मन को बदलना पड़ेगा। देश के उच्च शिक्षा में रचनात्मक दृश्य और मौलिक दृश्य को ले आना पड़ेगा। ये ले आने के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें सुधार की जरूरत है? गाइडलाइन इस संदर्भ में आई है कि मौलिकता को प्रश्रय मिले, फर्जीवाड़ा रोका जाए। उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति हो जो वास्तव में शोध करें, जो वास्तव में काम करें। अगर इसके लिए वो है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर इस पर विवाद हो रहा है, अगर संशोधन की गुंजाइश हो तो सामाजिक ओपन डिबेट हो जाए पूरे देश में। ओपन डिबेट होकर के जो रास्ते निकले उसको माना जाना चाहिए। चलिए, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से गाइडलाइंस काफी मुश्किल कर दी गई हैं, अगर कोई प्रोफेसर 8 घंटे पढ़ाएगा, 8 घंटे के बाद वो अपने एकेडमिक काम करेगा, वो शोध करेगा, वो सेमिनार अटेंड करेगा, तो क्या ये जो कुंठा वाली स्थिति हो जाएगी प्रोफेसर के लिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में वो भी समय आने वाला है कि जब आप खुद ही पीछे हटेंगे काम करने से? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई दबाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि कुंठा पैदा होगा। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र होकर के व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, मेरा ये बहुत गहरा मानना है। तो शिक्षक के लिए यह अगर जो दबाव बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो 8 घंटे में भी नहीं, 24 घंटे में भी नहीं करेगा। एक्चुअली शिक्षक जो है केवल 8 घंटे के लिए नहीं होता है, 24 घंटे कार्य करता है।
वह सोता है तो भी यह सोचता है कि हमारे अपने छात्रों के लिए क्या करना है। देश के लिए जितना शिक्षक चिंता करता है, मैं समझता हूँ कि देश में दूसरा और कोई नहीं करता है, क्योंकि उसे चिंता है। क्योंकि हमारे ऊपर सबसे बड़ी उंगली निकल उठती है कि आपने क्या शिक्षा दिया है। ये राजनीतिक को पढ़ाया तो किसी शिक्षक ने है, ये समाजशास्त्रियों को पढ़ाया किसी शिक्षक ने ही, बिजनेसमैन को पढ़ाया किसी शिक्षक ने ही। अगर ये सारा भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी उंगली जो है शिक्षक के ऊपर उतरती है। तो अगर जो जागरूक शिक्षक है, जो एक समझदार शिक्षक है, वह निश्चित रूप से इस पर चिंता करता है और इस पर बराबर विचार करता है कि हमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमें ऐसा एक आंदोलन लाना है। वो आंदोलन कोई भी जो है ना दबा करके नहीं लाया जा सकता है, वो स्वतंत्रता से लाई जा सकती है। तो सर, क्या आपको नहीं लगता ऐसा कि जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, सख्ती की जा रही है, भविष्य में जो प्रोफेसर्स हैं वो बजाय पठन पाठन के, बजाय क्लासेस लेने के, वो इस होड़ में जुट जाएंगे कि मैं सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करूं, मैं एपीआई के अंकों को प्राप्त करूं, तभी मेरा प्रमोशन हो पाएगा? नहीं, ये तो चीजें हो ही रही हैं। भविष्य में क्या, इस समय वर्तमान में है, ये करीब 10 साल से ये चीजें चल रही हैं कि अगर आपके पास एपीआई पूरी नहीं है और आपके पास में 10 आर्टिकल्स नहीं है तो आपके जो है आपका प्रमोशन रुक जाएगा। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे गुणवत्ता की जब बात हो रही है तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल हो जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो छात्रों का भविष्य है वो अधर में नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो यूजीसी जो कर रही है उसको हम लोग बहुत दूसरी तरह से देख रहे हैं, और जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि राह बहुत कठिन हो गई, ऐसा कोई कठिन राह नहीं है। यूजीसी ने बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को कितने घंटे पढ़ाने हैं हफ्ते में, एसोसिएट प्रोफेसर को कितना पढ़ाना है और प्रोफेसर को कितना पढ़ाना है। थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर में वो ज़्यादा दिखाई देता है कि ये तो हम लोग का काम ही है। हम लोग का काम है अध्यापन का, उसके बाद हम लोग का काम है शोध कार्य करने का। अगर शोध कार्य हम नहीं सर, ऐसे हैं जो एपीआई का विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, विरोध इसलिए हो रहा है कि एपीआई के कारण बेईमानी बहुत हो रही है। जो ईमानदार आदमी है वो इसमें वो सफर है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि जगह जगह आप देखेंगे कि जर्नल्स के खुल गए हैं और जो आईएसबीएन नंबर हैं वो बिक रहे हैं बाजार में। आज मैं यहाँ बैठे बैठे सन 14 की किताब छपवा सकता हूँ, 15 की किताब छपवा सकता हूँ, सन 16 की किताब छपवा सकता हूँ। तो एक साल में आदमी बैक डेट की किताब भी सब छपवा ले रहा है। इसी तरह जर्नल्स आज सुबह दीजिए, शाम को आपको छपा हुआ प्रिंटेड वो मिल जाता है और उसकी गुणवत्ता को नहीं देखा था। रेफर्ड जर्नल जो होते हैं, वैसे जर्नल्स बहुत कम है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों को इस पर निर्णय लेना है वो लोग भी इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं, और जब वो लाभ प्राप्त कर लिए तो अब वो बाकी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। क्या सुधार की जरूरत है इसमें, खास तौर पे ये जो प्रोफेसर्स के लिए प्रमोशन का जो रास्ता निकाला जा रहा है, और या अगर एपीआई की ही बात करें, खुल के विरोध हो रहा है इसका, क्या यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है आपके अकॉर्डिंग? सुधार की गुंजाइश तो हर चीज़ में हमेशा होती है, और हमारा ख्याल है कि जो नया रेगुलेशन ला रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सुधार के लिए ही ला रहा है। ये जो नया आया है, कक्षाएं बढ़ जाएंगी, 24 कक्षाएं लेनी हैं, 18 या 22 एसोसिएट प्रोफेसर्स को लेनी है, 14, 15 या 16 प्रोफेसर्स को लेनी है। तो अध्यापक को पढ़ाने से परहेज नहीं होता है और भागना भी नहीं चाहिए। अपवाद की बात अलग है। अध्यापक पढ़ाने के लिए होता है, और अध्यापक 8 घंटे 10 घंटे के लिए नहीं होता है। अध्यापक 24 घंटे का होता है, क्योंकि अगर वो कल उसको पढ़ाना है तो रात भर वो खुद पढ़ता है, तब वो सवेरे पढ़ाता है। तो इस तरीके से अध्यापक पढ़ने पढ़ाने से भागने वाला नहीं होता है, उसको इसमें कोई भय नहीं है। लेकिन अगर उसके प्रमोशन की दृष्टि से जो चीज़ों, जो रिक्वायरमेंट्स इस तरीके की रखी जाएं, जो उसे लगे कि हम अगर इतनी संख्या हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा, तो वहाँ थोड़ा सा उसके लिए ये सेटबैक जैसा उसको लगता है। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं सर हम, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एक होड़ सी मची के सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लूँ मैं, एपीआई के जो अंक है उसको पालूँ मैं, तो क्या यहाँ पे गुणवत्ता खराब नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पढ़ाई के साथ? बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए तो मैं यूजीसी को थोड़ा दोषी मानता हूँ। यूजीसी ये कभी नहीं देखती है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे 4 साल में 100 पेपर छाप लिया, और इस एपीआई स्कोर को गेन करने के लिए सारे टीचर्स वो चाहे जैसे भी कॉन्फ्रेंस में लगातार जा रहे हैं, पेपर छाप रहे हैं। तो जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्वालिटी को देखना चाहिए, क्वांटिटी को नहीं देखना चाहिए। और ईमानदारी से ये कहूँ तो अब हम लोगों के बीच में चर्चा होने लगी है कि अब गूगल बाबा ही सब कर रहे हैं, वही पेपर छाप रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। और एक बात होना चाहिए कि टीचर कर्मचारी नहीं है,
वो टीचर एक शिक्षक है, वो 24 घंटा काम करता है, और एक शिक्षक के दिमाग में अगर साल भर में एक भी अभिनव आइडिया उसके दिमाग में क्लिक कर गई तो उसका काम हो गया। सर, अभी आप सपोर्ट कर रहे थे यूजीसी का, कह रहे थे कि शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए तो वहां पे थोड़े बहुत नियम सही हैं, लेकिन जहां पे ये सवाल उठ रहा है कि दोष है कहीं ना कहीं वहां पे नियमों में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि टीचर टीचर है, कर्मचारी नहीं है, वो मशीन नहीं है। वो अगर जब गुणवत्ता की बात आप करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा, आर्टिकल्स लिखने होंगे। वहां पे जो यूजीसी का नियम है फिट बैठता है? देश में पूरे शिक्षण संस्थाओं में बहुत विविधता है। कई ऐसे विश्वविद्यालय आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे, कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे अध्यापक को सेमिनार में जाने नहीं दिया जाता, ये कह के कि अध्यापकों की संख्या कम है। तो वो कैसे अपना प्रेजेंटेशन सेमिनार में दिखाएगा? जब आप अवसर उसको नहीं दे रहे हैं, उसको सारे काम आपने दे दिए हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या तो हमारे सामने है ही है। तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम साल में 2 बार जेआरएफ और नेट लड़कों को निकालते हैं। वो भारी संख्या में लड़के शोध कार्य के लिए आते हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि हमारी सीट नहीं खाली है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जितनी अनुपात संख्या में वो लड़कों को उत्तीर्ण कर रहे हैं, उस अनुपात में हमको भी सीट दें। कुछ ऐसे लोग हैं खास करके जो अध्यापकों से चिढ़ते हैं। उनको लगता है कि अध्यापक की बड़ी इज्जत है, अध्यापक जो हैं बड़े आराम से रहते हैं और उनके शिष्य चारों पूरे और देश में फैले हुए हैं और इनको कोई बहुत समस्या नहीं है, इनकी सब लोग पूछ करते हैं। तो कभी कभी वो ऐसे अड़ंगे लगाते हैं और सरकार को ऐसा कुछ प्रावधान दे देते हैं जिससे कि आक्रोश थोड़ा बढ़ता है। सवाल यहाँ पे ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए यूजीसी के नियमों को दोष ठहराया जाए या फिर एपीआई के जो अंक प्राप्त करने हैं उसकी प्रक्रिया को दोष ठहराया जाए? सहमत है सर आप मुझसे कि क्या दोष ठहराया जाए यूजीसी के नियमों को या फिर एपीआई के अंकों को पाने के लिए जिस तरह से प्रोफेसर में होड़ मचती है या जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उसको दोष दिया जाए? मैडम, अभी जो आप चर्चा कर रही हैं 2010 मई 2016 के रेगुलेशन की, ये कोई नया नियम नहीं है। ये 2010 से लागू है विश्वविद्यालयों में और उसके अनुसार प्रत्येक शिक्षक का प्रमोशन हो रहा है। अभी जो वर्तमान रेगुलेशन आया है उसको मैं पढ़ा हूँ, उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आई है या कोई ऐसी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं किए गए हैं जिससे कि अब शिक्षक प्रोफेशनल हो जाएगा। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं जैसे कि कहीं से भी हम अपना पेपर पब्लिश करा लेते थे, उसको अब ये कह दिया गया है कि वो लिस्ट यूजीसी नोटिफाई करेगी। तो जो पब्लिशर्स को यूजीसी रिकॉग्नाइज करेगी वहाँ हमें पब्लिश कराना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो घंटे की बात हो रही है वो ऐसा नहीं उसमें कहीं लिखा हुआ है। क्या आप 2 साल का कार्यकाल बीतने के साथ ही इस उम्मीद भी के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा? मेरा तो मानना है कि जो कुछ भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार किया है उसमें थोड़े संशोधनों के साथ उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि काम करने से वे ही लोग भागते हैं जो वास्तव में कामचोर होते हैं, अपने दायित्वों को ठीक ढंग से पूरा नहीं करते। राष्ट्र निर्माण के लिए अगर शिक्षक का दायित्व है तो वास्तव में वह राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। आखिर यूजीसी और सरकार को क्या पड़ी जो उसने इतने सख्त नियम बनाए? उसका कारण यह है कि सारे देश भर में अराजकतामय स्थिति शिक्षण संस्थाओं में शुरू हो गई थी। न क्लासेज लेना, न कभी शिक्षण से अपने को जोड़ना, न ही कोई कभी इनोवेशन या अभिनव प्रयोग करना। केवल और केवल एक चीज़ रह गई थी कि कैसे हम व्यवस्था में बने रहें। जब नहीं कोई उपचार आया तो कम से कम थोड़ा सा एक कड़ा या सख्त रास्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सरकार ने उठाया, तो मैं तो भाई उससे सहमत हूँ। मैं इस बात के बहुत पक्ष में नहीं हूँ कि इतना अधिक टीचर को केवल पढ़ाने में इन्वॉल्व कर दिया जाए। देखिए, पढ़ाने की आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं ये होती हैं कि हायर स्टडीज़ में अगर कोई प्रोफेसर ढंग से 2 पीरियड क्लास ले ले तो शायद वो बहुत होता है। इसके बाद का समय उसको अपने शोध के लिए होना चाहिए। लेकिन सरकार को या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इतने कड़े नियमों में नहीं बांधना चाहिए जिससे कि वो एक तरफ से बॉन्डेड लेबर हो जाए। चिंतन जबरदस्ती काम कराने से नहीं आता। लेकिन तो 2 साल के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र का कोई एक फैसला जो लगता हो आपको कि ये आधारशिला थी, कहीं ना कहीं सुधार की जो शुरुआत है वो यहीं से हो जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इधर 2 साल में शिक्षा पर चर्चा बहुत जबरदस्त होने लगी है। क्यों होने लगी है? क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि पहले इतनी चर्चा नहीं होती थी। तो ये मोदी के कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शिक्षा पर मोदी भी चिंता कर रहे हैं और मोदी के जितने लोग हैं वो भी चिंता कर रहे हैं और उस चिंता को जन जन के पास में ये पहुंचाया जा रहा है। सर, चर्चा काफी होगी सिर्फ?
अरे आप शिक्षा के 2 साल के पहले की शिक्षा का माहौल देख लें, 2 साल में शिक्षा का माहौल देख लें। 2 साल में जो मोदी जी का कार्यकाल हुआ है, सबसे बड़ी किस जो चीज हुई है वो शिक्षा में बढ़ते पाखंडवाद को तोड़ना हुआ। शिक्षा में पिछले 2 साल बाद पाखंडवाद बहुत अधिक था, अहंकारवाद बहुत अधिक था, स्वार्थवाद बहुत अधिक था। इस बार ये टूटने का काम 2 साल में हुआ। ये सुधार का क्रम है। कितने मार्क्स सर 100 में से? शिक्षा में 9, 100 में से सर? 100 में 90। सर आप कितने मार्क्स देंगे 100 में से मोदी जी को? मोदी जी को जी आपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं 75 दे सकता हूँ। ये जो फासला आया नंबरों का, ये क्यों आया? क्यों लगता है आपको कि 90% ज्यादा हो गए, 75% काफी है? नहीं, सोच का फासला है और आपके क्वेश्चन के फासले हैं। कितने मार्क्स सर आपकी तरफ से? मैं तो 50 से ज़्यादा देने की स्थिति में नहीं हूँ, 50 से अधिक नहीं। तारीफ आप सभी लोग कर रहे हैं, सुधार की बात आप सभी कह रहे हैं कि कदम बढ़े हैं, लेकिन नंबरों में जो फासला है 90%, 75, 50%, ऐसा क्यों? क्या केवल इनिशियल स्टेज को ही हम फुल मार्क्स अवार्ड कर दें? हम तो 3 भागों में मार्क्स को बांटे हुए हैं ना। अभी सेमेस्टर चल रहा है। अभी तो सेमेस्टर चल रहा है, मैं उनको खारिज नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक काम तो बहुत अच्छा हुआ कि जो उन्होंने पीएचडी, नेट और जेआरएफ को इक्वल कर दिया, इनको एग्जम्प्ट कर दिया। वो काम इसलिए अच्छा था कि जो जेआरएफ और नेट भी थे वो भी सिनाप्सिस तक नहीं लिख पा रहे थे, तो कम से कम जो बेचारे पीएचडी किए थे 7 साल 8 साल का समय दे करके उन्हें भी उन्होंने राहत दी। जैसे यह एक सोच अच्छी है। लेकिन अब उसी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी ही पूरा चैप्टर से गायब हो गए। उसकी शिक्षा नीति में जो सीबीएसई वगैरह में कोर्स आया है, पता चला कि जो पूरा साइंटिफिक टेम्पर की सोसाइटी का एक निर्माण 50 साल से चल रहा था, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए 50-50, हाफ राइट हाफ रॉन्ग पर मैं रखा हूँ। सबके मार्क्स अलग अलग है सर, आपके मार्क्स? देखिए, जो पूरा मोदी जी का जो विजन है और जो अन्य प्रोग्राम चल रहे हैं शिक्षा के साथ साथ बाकी सारे, ग्रामीणीकरण से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर के जितने भी कार्यक्रम चले, स्वच्छ भारत से संबंधित, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मैं 90 से भी अधिक मार्क्स देने को तैयार हूँ। आपके मार्क्स सर? एकदम ठीक। मोदी जी का की जो पूरी योजनाएं हैं, जिसको अभी 22 तारीख को उन्होंने अपने मन की बात में साफ साफ कहा, जिसको देश के लोगों ने सुना, संयोग से मैंने भी सुना, उसके हिसाब से उनको 95% मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन हम एक साथ साथ एक चीज़ और कह देना चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय समेत देश के जो तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय हैं, इनके अलावा देश में तमाम कॉलेजेस हैं जो अब स्व-वित्त पोषित के नाम से जाने जाते हैं और प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। उनको भी इस शिक्षा के स्तर के निमित्त ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहाँ शिक्षा का गुड़ गोबर किया जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखेंगे तो मोदी जी नहीं 95% से ज्यादा मार्क्स दिए हैं आपने। ठीक है, लेकिन व्यवहार में भी देखना पड़ेगा, तभी देश आगे जाएगा। सर आपके मार्क्स? निर्माण का कार्य करना। मैं तो देखिए वो डेयरी साइंस का प्रोफेसर हूँ और मोदी सरकार ने भारतीय गायों के संवर्धन पे जितना युद्ध स्तर पे काम किया है, क्योंकि मैं डेयरी साइंस का आदमी हूँ, तो मैं तो 100 में 100 नंबर देता हूँ। तो मोदी जी को जिस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं, ज्यादातर मार्क्स जो है वो 90 से ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी टॉप कर रहे हैं। खैर आपके मार्क्स? तो मेरा तो पास मार्क्स उनको बस है। पासिंग मार्क्स दे रहे हैं आप उनको? चलिए, मार्क्स मोदी जी के 2 साल के कार्यकाल को शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने जो चर्चा शुरू की, ये जान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई वो 1985 से ही शुरू हुई, जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम रखा गया। तो जब मनुष्य को संसाधन बना दिया गया, तभी समझ लीजिए कि शिक्षा की गिरावट आई। भारतीय चिंतन परंपरा में सिर को स्वतंत्र रखा गया है और निचले हिस्से को बांधने की कोशिश की गई। अब क्या है, शिक्षा में ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सिर को ही बांधने की कोशिश की गई है। जैसा कि यूजीसी गाइडलाइन है, जून 2010 में आई, फिर उसके बाद उसमें जो भी कुछ गड़बड़ियाँ थी उसको सितंबर 2013 में उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की, कैपिंग की गई, और फिर इधर बीच उसमें और सुधार किया गया। सुधार हुआ नहीं, कई जगह अंक घटाए गए हैं और यूजीसी को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, पब्लिशर कहेंगे कि आप हमारे पब्लिकेशन को आप रख लीजिए और हम आपको पैसा देंगे। तो वो इससे क्या है ना कि यूजीसी एक भ्रष्टाचार का, पहले भी उस पर आरोप लगता रहा, यूजीसी भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जाएगी और जानबूझ करके शिक्षकों के कैरियर को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, पता नहीं कितने उस पर आज तक शोध हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि लगातार रोज लिखें। टीचरों के घंटे को 18+6 किया गया।
18 घंटे उसको पढ़ाना है, 6 घंटे अन्य कमेटियों में रहना है। टीचर को तो ये लुभावना लगेगा कि 6 घंटा हम और भी इधर उधर अपना समय खर्च करके हम अपना अंक बढ़ाएं। तो ये जो एपीआई सिस्टम है ये पूरी तरह से गड़बड़ नीति है, और यूजीसी ने जो भी कुछ किया अभी सुधार के नाम पर, यह अध्यापकों के दृष्टि से ये कुधार है। ये सुधार नहीं, ये कुधार है। इसमें ढेर सारी विसंगतियाँ हैं जिस पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की जाएगी। जहाँ तक अंक का सवाल है, मैं समझता हूँ कि गुड सेकंड क्लास भी बड़ी मुश्किल से इनको मिलेगा। खैर विचार है अपने अपने, जहां एक तरफ 95 मार्क्स मिल रहे हैं, वही बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। खैर आपके विचार में जानना चाहूंगी, मोदी जी के कार्यकाल को 2 साल का जो कार्यकाल रहा है उनका, शिक्षा के क्षेत्र में कितने मार्क्स देते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें 75 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, फिर भी फर्स्ट क्लास है वो। चलिए, तो आज हमने चर्चा की है मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी फैसले लिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो कदम बढ़े हैं कम से कम सुधार की तरफ, वो ऐतिहासिक है, और इसे देखते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का जो भविष्य है शिक्षा के क्षेत्र में वो स्वर्णिम होगा।